नमस्कार। अंजलि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं गुनाहों के देवता में चंदर और सुधा की एक ऐसी प्रेम कहानी जो आज तक किसी ने ना देखी और ना सुनी। आइए बात करते हैं इनकी कहानी, आगे इनका जीवन कहाँ तक पहुँचा। एक गोदाम एक गमकदे की शाम, मन उदास, तबीयत उचटी सी, सितारों की रोशनी में फीकी लाग रही थी। मार्च की शुरुआत थी और फिर जी जाने शाम इतनी गर्म थी या सुधा को ही इतनी बेचैन लग रही थी। पहले वहाँ जाकर सामने के लॉन में बैठी, लेकिन सामने के मॉलेशियस के पेड़ में छोटी छोटी गौरियों ने मिलकर इतनी शोर से चहचहाना शुरू किया कि उसकी तबीयत खराब उठी। वह इस वक्त एकांत चाहती थी और सबसे बढ़कर सन्नाटा चाहती थी, जहाँ कोई न बोले, कोई न बात करे, सभी खामोशी में डूबे रहें। वह उठकर टहलने लगी और जब लगा कि पैरों में ताकत ही नहीं रही तो फिर लेट गई हरी हरी घास पर। मंगलवार की शाम थी और अभी तक पापा नहीं आए थे। आना तो दूर, पापा या चंदर के हाथ से एक पुर्जे के लिए तरस गई थी। किसी ने यह भी नहीं लिखा कि वेलिंग कहाँ है, वह कब आएंगे। किसी को कुछ भी सुधा का ख्याल नहीं। शनिवार या इतवार तो वह हर रोज़ खाना खाते वक्त रोई। चाय पीने तो उसी दिन से छोड़ दिया था। और सोमवार को सुबह पापा नहीं आए तो वह इतनी फूट फूट कर रोई कि महाराजिन को सिकती हुई रोटियां छोड़कर चूल्हे से की आंच पर निकालकर सुधा को समझाने आना पड़ा। और सुधा इतनी रुलाई देखकर तो महाराजिन के हाथ पांव ढीले हो गए थे। उसकी सारी डांट हवा हो गई थी और वह सुधा का मुंह ही मुंह देखती रही। कल से कॉलेज भी नहीं गई थी और दोनों दिन इंतज़ार करती रह गई थी, कहीं दोपहर को पापा ना आ जाए। गेसु ने भी 2 दिन से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन मंगलवार को दफ्तर दोपहर तक जब कोई खबर नहीं आई तो उसने घबराहट बेकाबू हो गई। इस वक्त उससे बेसरिया से कोई भी बात नहीं की। आधा घंटा पढ़ने के बाद उसने कहा उसके सिर में दर्द हो रहा है और उसके बाद खूब रोई। उसके बाद उठी, चुप चाय पी, मुंह हाथ धोकर सामने लॉन में टहलने लगी और फिर लेट गई हरी हरी घास पर। बड़ी ही उदास शाम थी और क्षितिज की लाली के होठों की श्याम पड़ गए थे। बादल सांस रोके पड़े थे और खामोश सितारे टिमटिमा रहे थे। बगलों की धुंधली धुंधली सी कतारों पर मारती हुई गुजर रही थी। सुधा ने एक लंबी सांस लेकर सोचा कि अगर वहाँ चिड़िया होती तो एक क्षण में उड़कर जहाँ चाहती वहाँ खबर ले आती। पापा इस वक्त घूमने गए होंगे। चंदर अपने दोस्तों की टोली में बैठा रंगरेलियाँ कर रहा होगा। वह भी दोस्त बना लिए होंगे उसने। बड़ा बातूनी है चंदर और बड़ा मीठा स्वभाव है का। आज तक किसी से सुधा ने उसकी बुराई नहीं सुनी। सभी उसके प्यार करते थे, यहाँ तक कि महाराजिन तो सुधा को हमेशा डांटती रहती थी, चंदर का हमेशा पक्ष लेती थी और सुधा हर एक से पूछ लेती थी कि चंदर के बारे में उसकी क्या राय है। लेकिन जब सब लोग जितनी चंदर की तारीफ करते वह उतना अच्छा उसे समझती थी। आदमी की परख तब होती है जब दिन रात बरसते। चंदर उसका उन कभी नहीं ला कर देता था। बादामी रंग का मंगवाए तो केसरिया रंग लाता था। इतना नक्शे बनाता रहता था और सुधा ने हमेशा उसे कहा कि मेज पोश की कोई डिज़ाइन बना दो, तो उसने कभी नहीं बनाई। एक बार सुधा ने कुछ अच्छी पायल कानपुर से मंगवाई और चंदर सिंह ने कहा, लाओ
यह बहुत अच्छी है, इस पर हम किनारे की डिज़ाइन बना देंगे। और इसके बाद उसने तमाम पन जैसे जाने क्या बना दिया। और जब सुधा ने पूछा यह क्या है, तो बोला लंका का नक्शा है। जब सुधा बिगड़ी तो बोला लड़कियों के हृदय में रावण से मेघनाद तक करोड़ों राक्षसों का वास होता है, इसीलिए उसकी पोशाक में लंका का नक्शा ज़्यादा सुशोभित होता है। मारे गुस्से के सुधा ने वहाँ धोती अपनी मालिनी को दे डाली थी। यह सब बातें तो किसी को मालूम नहीं। उसके सपने में सामने तो ज़रा सा कपूर साहब हंस दिए, चार मजाक की बात कर दी, छोटे मोटे काम कर दिए, मीठी बातें कर ली। और जब और सब समझे कपूर साहब तो बिल्कुल गुलाब के फूल हैं। लेकिन कपूर साहब एक तीखे कांटे हैं जो दिन रात सुधा के सामने चुपते रहते हैं। यह तो दुनिया को नहीं मालूम। दुनिया क्या जाने कि सुधा कितनी परेशान रहती है चंदर की आदतों से। अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो कोई चंदर की जरा सी भी तारीफ ना करे। जब सुधा को ज़्यादा अच्छा कहे, लेकिन सुधा कभी किसी से कुछ नहीं कहती। मगर आज उसका मन हो रहा था कि किसी से चंदर को कि जाकर भर कर बुराई कर ले तो मन हल्का हो जाए। चलो बटिया रानी, ताई खा ले, फिर भीतर लेटो। अबहिन लेटे का बखत नहीं आवा। सहस महाराजिन ने आकर सुधा की स्वयं श्रृंगार तोड़ते हुए कहा, अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं है। सुधा ने अपनी सुनहले सपनों की में डूबी हुई बेशम आवाज में जवाब दिया, रव बेटा बिटिया, खाए पियो दौड़ो के कसक काम चली। आ उठो, महाराजिन ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छुड़ाने के लिए की कोई आशा ना देखकर उठ गई और चल दी खाने। कौर उठाते ही उसकी आंखों में आंसू झलक आए, लेकिन अपने को रोक लिया। उसने दूसरों के सामने अपने को बहुत शांत रखना आता था। दो कौर खाने के बाद वह महाराजिन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घरे में रहूं, महाराजिन ने पराठे उलटते हुए जवाब दिया। कहो बिटिया, बाबूजी कछो नाही लिखिन तो छोटे बाबू तो लिख देते। अरे महाराजिन, यही तो हमारी जान न रोना है। हम चाहे रो रो कर मर जाएं, मगर न पापा को ख्याल है न पापा के शिष्य को। और चंदर तो ऐसा खराब है कि हम क्या करें। ऐसे स्वार्थी है, अपने मतलब के ही बस। सुबह शाम आए और हम यहाँ पापा ना मिले तो आफत ढंग देंगे। बहुत घूमने लगी हो तुम, बहुत बार कदम निकाल गए तुम्हारा। और सच पूछो तो चंदर की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया। और खुद है कि आज लखनऊ कल कोलकाता, और एक चिट्ठी भेजने तक का भी वक्त नहीं मिलता। आज हम ऐसे लगता है जानू नोच खाते। और पापा को देखो, उन्हें दुलार उनके साथ है, उनके दुलारे उनके साथ है, बस और किसी भी फिक्र नहीं। अब तुम महाराजिन चंदर को तो कुछ चाय वाय बना दे मत देना। काहे बिटिया, काहे कोसती हो? कैसा चांद से तो है छोटा बाबू, और कैसा हंस के बातें करता है। भाई माई का जाने कैसे हवा हियाव पड़ा कि उसने उन्हें अलग के दिसो। बेचारा होटल में जाने कैसे रोटी खाता होए। उन्हें हियाव बुलवा ले तो हम अपने हाथ की खिला के 2 महीने में मोटा कर दे। हमें तोसी ज़्यादा उसकी ममता लागत है। बीबी जी, बाहर एक मैम पूछत हैं, ये कौन डाकघर रहता है? हमने कहा नहीं, ये तो बाबूजी रहते हैं। तो कहती हैं नहीं नहीं, यही मकान है। या मालकिन ने साहस आकर बहुत स्वस्थ स्वरों में कहा, बैठाओ उन्हें, हम आते हैं। सुधा ने कहा और जल्दी जल्दी खाना शुरू किया और जल्दी ख़त्म कर दिया।
बाहर जाकर उसने देखा तो नीलकंठ के झाड़ से टिकी हुई एक बाइसाइकिल खड़ी थी और एक सियासी लड़की लॉन पर टहल रही थी। होगी करीब 24-25 बरस की, लेकिन बहुत ही अच्छी लग रही थी। कहिए, आप किसे पूछ रही हैं? सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वो तो बाहर गए हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई खास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आई हूँ। आप उनकी लड़की हैं? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन आपका नाम तो बताते जाइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उनसे मिल लूँगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को? हाँ, आप पम्मी हैं, मिस डिसूज़ा। सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा अच्छा, चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिस्टर कपूर रहते हैं कहाँ पे? पम्मी ने बैठने से पहले पूछा। रहते तो वो चौक में हैं, लेकिन आजकल तो पापा के साथ बाहर गए हैं। तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ कर रहे थे। बहुत तारीफ? इतनी तारीफ की लड़की की करते तो हमने सुना नहीं। सचमुच? पम्मी का चेहरा लाल हो गया। वह बहुत बड़े अच्छी है, बहुत अच्छी। थोड़ी देर बाद पम्मी चुप रही, फिर बोली। क्या बताया था उन्होंने हमारे बारे में? ओह तमाम। एक दिन शाम को तो हम लोग आप ही के बारे में बातें करते रहे। आपके भाई के बारे में बता रहे थे, फिर आपके काम के बारे में बताया कि कितनी तेज टाइपिंग करती हैं, कि उसकी रुचियों के बारे में बताया। आपको इतिहास साहित्य में से बहुत शौक नहीं है और आप शादी के बेहद नफरत करती हैं और आप ज़्यादा मिलती जुलती नहीं हैं, बाहर आती जाती नहीं हैं। और मिस्टर कुजा, ना आप पम्मी कहिए मुझे। हाँ तो मिस पम्मी, शायद इसीलिए आप उसे इतनी अच्छी लगी कि आप कहीं आती जाती नहीं। वह लड़की का आना जाना और आज़ादी बहुत नापसंद करता है। सुधा बोली। नहीं, वह ठीक सोचता है। पम्मी बोली। मैं शादी और तलाक के बाद इसी नतीजे पर पहुंची हूँ कि 14 बरस से 34 बरस तक लड़कियों को बहुत शासन में रखना चाहिए। पम्मी ने गंभीरता से कहा। एक ईसाई मैम के मुंह से यह सब बात सुनकर सुधा दंग रह गई। क्यों? उसने पूछा। इसीलिए कि इस उम्र में लड़कियां बहुत नादान होती हैं और जो कोई भी चार मीठी बातें कर देता तो लड़कियां समझती हैं कि इससे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं करता। और इस उम्र में जो कोई भी ऐसा ऐरा गहरा उन्हें संघर्ष में आ जाता है, उसे वो प्यार का देवता समझने लगती हैं। और नतीजा यह होता है कि वे ऐसे जाल में फंस जाती हैं कि ज़िंदगी भर उसे छुटकारा नहीं मिलता। मेरा तो यह विचार है कि लड़कियां 34 बरस के बाद शादियों करें और वे अच्छा बुरा समझने के लायक हो जाएं। नहीं तो मुझसे तो हिंदुस्तानी का कायदा सबसे ज़्यादा पसंद आता है और 14 वर्ष से पहले लड़कियों की शादी कर दी जाए, उसके बाद उसका संसार उसी आदमी से रहे और जिसे उसे ज़िंदगी भर निभाना करना है। और अपने विकास क्रम से दोनों ही एक दूसरे को समझते चले गए। लेकिन यह तो सबसे अद्भुत तरीका है। और 14 और 34 बरस के बीच में लड़कियों की शादी हो या उससे आज़ादी दी जाए। मैंने तो स्वयं अपने ऊपर बंधन बांध लिए थे। तुम्हारी तो शादी अभी नहीं हुई। नहीं। बहुत ठीक, तुम 34 बरस के बाद शादी मत करना। अच्छा। हाँ। और क्या बताया चंदन ने मेरे बारे में? और तो कुछ ने खास नहीं। यह कह रहा था आपको चाय और सिगरेट बहुत अच्छी लगती है। ओह देखिए, मैं भूल गई। लीजिए, सिगरेट मंगवाती हूँ। और सुधा ने घंटी बजाई। रहने दीजिए, मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ। क्यों? इसीलिए कि कपूर को अच्छा नहीं लगता और वहाँ मेरे दोस्त बन गए हैं और दोस्ती में एक दूसरे से निभाह की करना पड़ता है। उसने आपसे यह नहीं बताया कि उसने दोस्त मान लिया है? पम्मी ने पूछा। जी हाँ, बताया था। अच्छा तो चाय लीजिए। हाँ हाँ, चाय मंगवा लीजिए। आपको पूरे कपूर से क्या संबंध है? पम्मी ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे भला
क्या संबंध होगा उनका? जब देखो तब बिगड़ते रहते हैं मुझ पर, और बाहर गए हैं तब तक कोई खत नहीं भेजा। ये कहीं संबंध है? नहीं, मेरा मतलब आप उनसे घनिष्ठ हैं? हाँ, कभी भी छिपाते तो कहीं नहीं मुझसे कुछ। क्यों? तब तो ठीक है। सच्चे दिल के आदमी मालूम पड़ते हैं। आप तो यह बात बता सकती हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद हैं। हाँ, उन्हें कविता पसंद है। बस कविता के बारे में बात ना कीजिए, कविता सुना दीजिए उन्हें, या कविता की कविता किताब दे दीजिए उन्हें। और उनके सुबह घूमना पसंद है, रात को गंगा जी की सैर करना पसंद है, और सिनेमा में बहुत पसंद है, और क्या क्या चाय की पत्ती का हलवा पसंद है। यह क्या होता है? मेरा मतलब बिना दूध की चाय उन्हें पसंद है। अच्छा अच्छा, देखिए, आप सोचेंगे कि मैं इस तरह से मिस्टर कपूर के बारे में पूछ रही हूँ जैसे मैं कोई जासूस हूँ, लेकिन असल बात तो यह है। बात मैं आपको बता दूँ, मैं पिछले 2-3 साल में से अकेली रही, किसी ने नहीं मिलती जुलती थी। उस दिन मिस्टर कपूर गए तो उन्हें बता नहीं क्यों मुझ पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने देखा, ऐसा लगा यह आदमी है जिसे दिल की सच्चाई है, जो आदमी मैं बिल्कुल नहीं होता। तभी तो मैंने सोचा इसे दोस्ती कर लूं, लेकिन क्योंकि एक बार दोस्ती करके विवाह और विवाह के बाद अगलाव मैं भूल चुकी हूँ, इसीलिए इनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहती हूँ। लेकिन दोस्त तो अभी बन ही चुके हैं। चाय आ गई थी और पम्मी सुधा के प्याले में चाय डाली। ना, मैं तो अभी खाना खा चुकी हूँ, सुधा बोली। पम्मी ने 2-3 चुस्कियों के बाद, आपके बारे में चंदर ने मुझसे क्या कहा? कहा होगा, सुधा मुंह बिगाड़ कर बोली। मेरी बुराई कर रहे होंगे और क्या। पम्मी चाय के प्यारे से उठाते हुए धुएं को देखती हुई अपने ही ख्यालों में डूबी थी। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा अनुमान गलत नहीं। मैंने कपूर को देखते ही समझ लिया कि यह मेरे लिए उपयुक्त मित्र हैं। मैंने कविता पढ़नी बहुत ही दिनों से छोड़ दी, लेकिन किसी व कवित्री ने, शायद मिसेज ब्राउनी ने लिखा था कि वह मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आया। उसने जिंदगी ही मैं समझ गई कि वह आदमी है जिसके हाथ में मेरे दिल के सबसे राज सुरक्षित रहेंगे। वह खेल नहीं करेगा और प्यार भी नहीं करेगा। जिंदगी में आकर भी जिंदगी से दूर, और सपनों में बांधकर भी सपनों से अलावा। यह बात कपूर पर बहुत लागू होती है। माफ़ करना मिस सुधा, मैं आपसे इसीलिए कह रही हूँ कि आप इनकी घनिष्ठ हैं, और आप उन्हें बता देंगी कि मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अच्छा, अब मैं चलूँगी। बैठिए ना, सुधा बोली। नहीं, मेरे भाई अकेले हैं, खाने के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। उठते हुए पम्मी ने कहा, आप बहुत अच्छी हैं। इस वक्त आप आइए तो मैं छोटी सी चिंता भूल गई, वरना मैं दिन रात से उदास थी बैठी हुई। और चंदर के बारे में बताइए ना। अब नहीं, आप अपने ढंग से अकेला आदमी हैं, या मैं कह सकती हूँ। ओह, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, देखो। और छोटी सी बच्ची की तरह उसके मुंह में हथौड़ियों के ऊपर थपथपाती पम्मी ने कहा, बहुत सुंदर आंखें हैं। माफ़ करना, मैं कपूर से भी इतनी बेतुल्फ हूँ। सुधा छिप गई। उसने आंखें नीचे कर ली। पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए, कपूर के साथ आप आइएगा, और अपने कहा था कपूर को कविता पसंद है। जी हाँ, गुड नाइट। जब पम्मी बंगले पर पहुंची तो उसने साइकिल के करियर में अंग्रेजी किताबें की 5-6 ग्रंथ बंद थे। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगी। अंग्रेजी किताब पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां कितनी ज़्यादा और स्वच्छंद होती होंगी, जब पम्मी तो ईसाई है, इतनी आज़ाद है। उसने सोचा, और पम्मी कितनी अच्छी है। उसके बेवकूफ़ी में भोलापन तो नहीं है, पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती। और सुधा ने सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लग रही थी। कितना अच्छा जानती है पम्मी, और कितनी अच्छी समझ है उसकी। और चंदर की तारीफ करते नहीं थकी। चंदर ने लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी को का देवदूत है।
सचमुच चंदर का सुधा को गर्व है और उसी चंदर से वह लड़ झगड़ लेती है, इतनी मन मनोहर कर लेती है और चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है। वरना चंदर के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं और चंदर की इतनी इज्जत है। अगर चंदर चाहे तो सुधा की रत्ती भर परवाह ना करे, लेकिन चंदर सुधा की भली बुरी बात बर्दाश्त कर लेता है। वह और कितना परेशान करती है और चंदन को। कभी अगर सचमुच चंदर बहुत नाराज हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दिया तो क्या होगा? या चंदर जहाँ से कहाँ चला गया जाए तब क्या होगा? खैर, चंदर आएगा तो नहीं इलाहाबाद छोड़कर गई, लेकिन अगर वह खुद नहीं चली गई तब क्या होगा? वह कहीं जाएगी? अरे, पापा को मनाना तो बाएं हाथ का खेल है और ऐसा प्यार वह करेंगे नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन यह सब तो ठीक है, पर चंदर की चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? जब क्या नाराज होकर गया है? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था। हेडबेल्ट की पेटी का बॉक्स हुआ खोल दिया था और उठते ही चंदर के हाथ से सारे कपड़े बिखेर गए। चंदर को कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांट भी नहीं लगाई और यही समझकर कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महाराजिन को लड़ना मत, पढ़ती रहना। इससे सुधा समझ तो गई थी कि वह नाराज है, लेकिन कुछ नहीं कहा नहीं उसने। लेकिन चंदर को खत भेजने चाहिए था, चाहे गुस्सा का ही खत क्यों ना होता। बिना खत का के मन उसका कितना बिखरा रहा है, और क्या चंदर को मालूम नहीं है कि वह कैसा हो सकता है? जब इतनी दूर बैठा हुआ सुधा को मालूम हो गया कि चंदर नाखुश है, तो चंदर को नहीं मालूम होगा कि सुधा का मन उदास हो गया है? जरूर मालूम होगा। सोचते सोचते उसने जाने कब नींद आ गई, और नींद में उसे पापा का चंदर की चिट्ठी मिली या नहीं यह तो मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जैसे यह सारी सृष्टि एक बिंदु से बनी और एक बिंदु पर समा गई, उसी तरह सुधा की यह भावदे की घटनाओं जैसी फैली हुई बेचैनी और गली उदासी एक चंदर के ध्यान में उठी और उदासी से समा गई। तो ये थी चंदर और सुधा की प्रेम कहानी। इसके आगे की जानेंगे चंदर और प्रेम की कहानी आगे कहाँ तक पहुँची। धन्यवाद।